भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 का कैलेंडर, टीसीबीटी कृषि पंचांग आप सबको मैं माघ मास से ही समर्पित कर रहा हूँ। यह कृषि पंचांग भारतीय काल गणना के समय के महत्व पर आधारित है। ऊर्जा विज्ञान के अनुसार जीवन जीने की कला और कृषि की बुआई की तिथियां इस कैलेंडर पर अंकित हैं। प्रकृति और पदार्थ सब समय से बंधे हुए हैं। समय ही सबके जीवन का निर्धारण करता है। कौन कब जन्म लेगा और कैसे जीवन जिएगा, इसका निर्धारण समय ही करता है। प्रकृति का हर पदार्थ, जीव समय के प्रति बहुत संवेदनशील है। प्रकृति के हर पेड़ पौधे, हवा, पानी सब समय को पहचानते हैं, उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल लेते हैं। समय का हर क्षण अलग अलग विशेषताओं को लेकर उपस्थित होता है। इन विशेषताओं को पहचानना और उनके आधार पर जीवन जीना और उसके आधार पर खेती करना, इसका अभ्यास टीसीबीटी पंच महाभूत कृषि और जीवन शैली पिछले 1.5 दशक से लगातार कर रहा है। आइए आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रकृति में वर्षा, ठंड, गर्मी के 3 चक्र को हम स्पष्ट देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। यह प्रकृति के आवरण, पर्यावरण की प्रक्रिया है, घटना है। यह सौर मंडल की प्रक्रिया है। हम सब देखते हैं कि फाग माह में हवा की बयार चलते ही पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं और चैत्र माह में नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं। पूरी प्रकृति में एक अलग ही वातावरण बन जाता है। बसंत की बहार आ जाती है, आम के पेड़ में बौर आ जाते हैं। सब जीवों के जीवन में एक उत्साह का वातावरण आ जाता है। इस समय के एक दिन चैत्र प्रथमी को हम जौ के बीज जवारे बोकर हम ऊर्जा, शक्ति, दुर्गा की उपासना करते हैं। यहाँ से पूरी प्रकृति का एक फिर से नया जीवन शुरू होता है। पेड़ अपने पुराने पत्ते को गिराकर नया पत्ते लाती है। यह तो प्रकृति के पर्यावरण की भौतिक घटना है। मैं कुछ अभौतिक घटनाओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करता हूँ। भारत में समय की गणना पल, विपल, मुहूर्त, घड़ी से होते हुए दिन और रात्रि होते हुए सप्ताह, पक्ष, मास और 1 वर्ष की गणना की जाती है। 1 वर्ष की गणना चंद्रमा की तिथियों से ही की जाती है। 1 वर्ष के अंदर की गणना मनुष्य के अंदर के जीवन की प्रक्रियाओं का परिवर्तन है। यह गणना चंद्रमा की कलाओं के आधारित है। यह गणना टिश्यूज़ के जन्म लेकर मृत्यु तक का है। हर टिश्यूज़ का जन्म 14 दिन का होता है। प्रथमी तिथि में जन्म लेने वाला टिश्यूज़ 14 दिन बाद चतुर्दशी तिथि पर समाप्त हो जाता है, उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। तो किसी जीव के जीवन के अंदर की गणना, उसके शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवाणु की उत्पत्ति और उनके मरने की तक की गणना चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है और इसलिए ऐसी तिथियां चंद्रमा के जीवन पर आधारित हैं। 1 वर्ष से ऊपर की गणना सूर्य की कलाओं पर आधारित है, अर्थात ब्रह्मांड के जीवन पर आधारित है। सूक्ष्म जीवाणुओं और जीवन की उत्पत्ति पर चंद्रमा के प्रभाव की गणना और पूरे जीवन काल में सूर्य के प्रभाव की गणना का बहुत महत्व है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी मैं बात करता हूँ तिथियों की, चंद्रमा की तिथियों की, क्योंकि तिथियाँ चंद्रमा की कलाओं पर बने हैं। भारत में 15 दिन की तिथियां हैं, एक पक्ष है। दरअसल तिथियां तो 14 दिन की ही होती है। 15वां दिन तो पूर्णांक है, मतलब चतुर्दशी की बाद की जो तिथि है वो अमावस्या या पूर्णिमा है। भारत में यह तिथियां पूर्णतः चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा की रश्मियां ही इस प्रकृति में जीवन की उत्पत्ति करती हैं। इस प्रकृति में जीवन की उत्पत्ति का आधार सूक्ष्म जीवाणु हैं और सूक्ष्म जीवाणु 4 तरह के होते हैं। अंडज अर्थात टिश्यूज़ के अंदर ही उत्पन्न होना और जीने मरने वाला सूक्ष्म जीव। द्विदज अर्थात 2 भागों में बंटकर जीवन पूर्ण करने वाला जीव, फंगस। स्वेदज अर्थात मल मूत्र पसीना से उत्पन्न होकर जीवन जीने वाला जीव। जरायुज अर्थात गर्भ से उत्पन्न होकर जीवन जीने वाला जीव। इन 4 तरह के जीवाणु में पहला सूक्ष्म जीव अंडज है, यानी टिश्यूज़ के अंदर जीवन
की उत्पत्ति करने वाला और उसी के अंदर अपना जीवन पूर्ण करने वाला और उसी के अंदर मरने वाला। इसकी कुल आयु 14 दिन की होती है। चंद्रमा की जिस कला पर, जिस तिथि पर यह जन्म लेता है, उसके अगले 14 दिन तक यह जीवित रहता है और अपना कार्य करता है। यह टिश्यूज, अंडज रूपी टिश्यूज के बाहर नहीं आता। वह अंडज या टिश्यूज या ऊतक ही उसकी संपूर्ण दुनिया है। उसी के अंदर जन्म लेता है और उसी के अंदर मर जाता है। तो यह जो अंडज है, यह प्रकृति का पहला जीव है। ऐसे अनेकों अनेक असंख्य अंडजों से मिलकर हम, तुम और जितने भी जीवधारी हैं वो बने हैं। द्विदज यानी कि फंगस, जिसकी कुल आयु 28 दिन की होती है। अर्थात जो फंगस है वह पूरे 1 माह जीता है। चंद्रमा की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में पूर्णतः जीवित रहता है और कार्य करता है। तो इस तरह के दूसरे वर्ग का जीव जो है वो 28 दिन में अपना जीवन पूरा करता है। अब बात करते तीसरे जीव की, स्वेदज यानी अपने ही मल मूत्र पसीने या त्वचा से उत्पन्न होने वाला जीव, जिसकी आयु 4 माह यानी 1 ऋतु चक्र से लेकर के 4 वर्ष तक होती है। चौथा जीव है जरायुज, जो गर्भ से उत्पन्न होता है और जिसका जीवन 7 वर्ष से 700 वर्ष तक होता है। किसी ऊतक के अंदर, किसी टिश्यूज के अंदर 14 दिन तक जीने वाला प्रकृति का प्रथम जीव अंडज ही वह जीव है जो किसी बड़े जीवन का निर्माण करता है। हम, तुम, हाथी, घोड़े, मछली जैसे बड़े जीवों का निर्माण, बहुकोशीय जीवों का निर्माण यही अंडज नाम का जीव करता है। अंडे के आकार रूपी ऊतक के अंदर उत्पन्न होकर जीवन शुरू करता है और अगले 14 दिन में अपना जीवन पूर्ण करता है। हमारे शरीर के एक ऊतक के मरने के बाद उसका स्थान दूसरा ऊतक ले लेता है और उस अंग में जीवन का संचालन करता है। जीवित व्यक्ति के शरीर में रोज 14 लाख टिश्यूज जन्म लेते हैं और मरते हैं। बूढ़े और मरे हुए टिश्यूज के स्थान पर नई टिश्यूज स्थापित होकर उस अंग को संभालती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मात्र उस व्यक्ति की ही मृत्यु होती है। उस व्यक्ति के अंदर जीवन जीने वाले असंख्य जीवाणुओं की मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति मरता है पर उसका आँख नहीं मरता, क्योंकि उसके आँख में जीवन जीने वाले जीवाणु अभी जीवित होते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके हृदय से निकलने वाली जो रक्त की कणिकाएँ जब आँख में नहीं पहुँचती और आँख में जीवन जीने वाले जीवाणुओं को ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलता, तब वो जीवाणु मरते हैं। और इस प्रक्रिया में 14 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि बाह्य जीवाणु तो मर जाएंगे पर टिश्यूज़ के अंदर का जीवाणु 14 दिन तक जीवित रहता है। हाँ जी, व्यक्ति से अलग होने के बाद भी वो टिश्यूज़ जीवित रहता है। उस व्यक्ति की एक बाल या नाखून या कोई भी शरीर का अंग का छोटा सा टिश्यूज भी यदि उस घर में गिरा हुआ है तो अगले 14 दिन तक उसमें वह जीव जीवित रहता है। अंडज नाम का जीव उस टिश्यूज के अंदर जीवित रहता है और 14 दिन बाद स्वतः उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह टिश्यूज डिकम्पोज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जीवित व्यक्ति के शरीर के अंदर भी रोज 14 लाख टिश्यूज मरते हैं, जो जीवित व्यक्ति में नाखून या बाल के रूप में निकल करके और बाहर दुनिया में आकर स्वतः डिकम्पोज हो जाते हैं। रोज 14 लाख टिश्यूज़ के जन्म लेने के कारण से हमारा शरीर रोज रोज बदलता है और 7 वर्ष में पूरा का पूरा शरीर ही बदल जाता है। क्योंकि रोज रोज हमारा शरीर बदलता है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, पर 7 वर्ष के बाद हमारे शरीर के हर अंगों के टिश्यूज़ पूरी तरह से नवीन रचना में, नवीन टिश्यूज़ में बदल जाते हैं। 7 वर्ष में हमारे शरीर का 100% रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी हमारे आँख, कान, नाक, हड्डी, त्वचा
सब कुछ नया बन जाता है। 7-7 वर्ष में बदल जाने वाला यह शरीर एक जीवन में कुल 14 बार बदलता है। 14 बार यानी मनुष्य का शरीर 7 गुणा 14 अर्थात 98 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। 98 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति यदि जीवित रहता है तो उसकी टिश्यूज़ बनने की प्रक्रिया पुनः शून्य से शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा कि 98 वर्ष बाद हम सब ने देखा भी होगा कि बुज़ुर्गों के नए दांत आने शुरू हो जाते हैं और काले बाल आने शुरू हो जाते हैं। मतलब बचपन की शुरुआती टिश्यूज़ उसके शरीर में पुनः प्रकट होने लग जाता है और कहा जाता है कि बूढ़े व्यक्ति का नया जीवन शुरू हो गया है। इन 14 दिनों में अलग अलग दिन में समय का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक दिन में कोई न कोई औषधि पदार्थ या वनस्पति अपना एक विशेष प्रभाव में प्रकट होती है। आइए उस प्रभाव को हम समझते हैं। चंद्रमा की अलग अलग कलाओं की रश्मियाँ अर्थात अलग अलग दिन की चंद्रमा की रश्मियाँ जब धरती से टकराती हैं तो चंद्रमा अपने पीछे नक्षत्र समूहों की तारामंडल की ऊर्जाओं को लेकर भूमि पर आती हैं। तो उन तारामंडलों की ऊर्जाओं का प्रभाव भी वनस्पतियों पर, पेड़ पौधों, हम तुम पर पड़ता है और उस नक्षत्र पर संबंधित औषधियाँ अपना जो है प्रभाव प्रकट करती हैं। उनमें ऊर्जा सोखने या छोड़ने की प्रवृत्ति आती है। ऊर्जा सोखने यानी ऊर्जा अवशोषण करने की वृत्ति और ऊर्जा छोड़ने यानी विक्षेपण की वृत्ति आती है। जब कोई वनस्पति या पदार्थ ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब ऊर्जा को खींचने लगता है, तो वह निगेटिव स्वरूप में कहलाता है, निगेटिव स्वरूप में आ जाता है। और ऐसे नकारात्मक प्रभाव वाले दिन या रात्रि में उस वनस्पति का हम उपयोग नहीं करते क्योंकि हमारे लिए वह निगेटिव हो जाता है। चंद्रमा की 14 दिन की प्रथम तिथि प्रथमी कहलाती है, दूसरी तिथि द्वितीया कहलाती है, तीसरी तिथि तृतीया कहलाती है। ऐसे 14 दिन की 14 तिथियां हैं। हर तिथियों की संबंधित नक्षत्रों की समूह वाली वनस्पतियां उस दिन नकारात्मक ऊर्जा वाली हो जाती हैं। आइए प्रतिदिन की तिथियों में होने वाली वनस्पतियों की नकारात्मक ऊर्जा वाली वनस्पतियों को हम पहचानते हैं। प्रथमी तिथि में कुष्मांडा अर्थात पेड़ा निगेटिव हो जाती है। द्वितीया तिथि को कटहल निगेटिव हो जाती है। तृतीया को परमल, चतुर्थी को मूली, पंचमी में बेल, षष्ठी के दिन नीम की पत्ती। इस दिन नीम की पत्ती खाना और दातून करना निषेध होता है। सप्तमी को ताड़, अष्टमी को नारियल, नवमी को में लौकी, दसवीं में कलम्बी, एकादशी को चावल या सेम। एकादशी को चावल खाना इसलिए मना किया गया है। द्वादशी को पोई, त्रयोदशी को बैगन और चतुर्दशी को तिल का तेल, लाल रंग का साग, कांसे के पात्र में भोजन निषिद्ध माना गया है। इस दिन ये निगेटिव हो जाते हैं। 14 दिन की 2 तिथियां एक माह होती हैं। दोनों तिथियों में यह प्रभाव समान रूप से लागू होता है। अर्थात जो शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं, जिन तिथियों में जो चीज़ निगेटिव होती है, उन्हीं तिथियों में कृष्ण पक्ष में भी वही चीज़ निगेटिव होती हैं। दोनों में समान रूप से निगेटिव होती हैं। चंद्र कैलेंडर के एक वर्ष के 12 माह में भी बहुत सी चीज़ें निगेटिव होती हैं। चंद्र कैलेंडर के जो 12 माह हैं, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाग, इन 12 माह में जो जो चीज़ें निगेटिव होती हैं उन चीज़ों को पद्य के रूप में वर्षों से भारत में बोला जाता रहा है। आप सब ने भी सुना होगा कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भादो मही, कुंवार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फाल्गुन चना, एते मासे परिहरे, ताघर वैध पैर ना धरे।
मतलब इन मासों में इन चीज़ों का अगर हम निषेध करते हैं, नहीं खाते पीते उपयोग करते हैं, तो उस घर में वैद्य पैर नहीं धरेंगे, जो चिकित्सक हैं उस घर में नहीं जाएंगे। तो इन मास में ये सब चीज़ें निगेटिव हो जाती। इसका अभ्यास टीसीबीटी जीवन शैली में कई बार मैंने अपने बताया है, प्रशिक्षणों में बताया, प्रत्यक्ष प्रयोग करके भी बताया है। तो ये सब चीज़ें इस माह में निगेटिव हो जाती है। हमको इस माह में इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अर्थात चंद्रमा की रोशनी के साथ जो नक्षत्र तारामंडलों का और का जो ऊर्जा आता है, उस ऊर्जा में ये चीज़ें निगेटिव हो जाती, इनके रसायन प्रभावित होते हैं। ये वनस्पतियाँ और पदार्थ ऊर्जा को अवशोषित करने लग जाते हैं, ठीक है, वो निगेटिव हो जाते हैं, ऊर्जा सोखने लग जाते हैं। इसलिए इन पदार्थों का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर से ये पदार्थ ऊर्जा देने के बजाय, ये वनस्पतियाँ हमको ऊर्जा देने के बजाय हमारे शरीर में जाके ऊर्जा लेनी शुरू कर देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को हमको इस माह में नहीं खाना चाहिए। प्रकृति के पारिस्थितिक तंत्र का आधार भी चंद्रमा है। भारतीय मनीषियों ने चंद्रमा को वनस्पतियों का देवता कहा है। चंद्रमा ही तय करता है कि कौन सी वनस्पति का बीज कब अंकुरित होगा, कौन सी वनस्पति का जीव किस तिथि में किस माह में ही फलेगा फूलेगा। प्रकृति की भौतिक दुनिया, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी वनस्पतियों पर आधारित है। वनस्पतियों के पत्ते फल को खाने वाले शाकाहारी फलाहारी जीव और इनको खाने वाले मांसाहारी जीवों की श्रृंखला पेड़ पौधों से ही शुरू होती है। अमावस्या और पूर्णिमा का संबंध खेती की जुताई और बीजों की बुआई, फसल की कटाई से भी है। अमावस्या में जब धरती के ऊपर चंद्रमा नहीं होता है तो धरती की अंदर खींचने की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। इस शक्ति के कारण पौधे का सारा रस पेड़ के जड़ों की ओर चला जाता है। इस समय यदि हम मिट्टी की जुताई करेंगे, खेती की जुताई करेंगे, तो फसल और पेड़ पौधों की जड़ें टूटती हैं, जिससे पौधों की जीवनी शक्ति टूटकर नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे अमावस्या के दिन जुताई नहीं करना है। हमारे पूर्वज चंद्रमा के विज्ञान को जानते थे। ऐसा ही पूर्णिमा के समय हमारे पूर्वज कहते थे कि पेड़ों की कटाई नहीं करना, क्योंकि पूर्णिमा में धरती के ऊपर चंद्रमा होता है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ पौधे की सारी जीवनी शक्ति ऊपर पत्तों में आ जाता है। इस समय पेड़ पौधों की कटाई करेंगे तो पौधे का सारा रस जो है मिट्टी में गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए पूर्णिमा के समय पेड़ पौधों की कटाई का निषेध पहले कहा गया है। ऐसे ही लेकिन जब हम औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे तो पूर्णिमा के समय पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय पत्तों में जीवनी शक्ति है। और अमावस्या के समय जड़ें उखाड़नी चाहिए, क्योंकि उस समय पर जड़ों में जीवनी शक्ति होती है। इसलिए दीपावली की रात्रि में और वनस्पतियों की जड़ों को उखाड़ने के लिए आह्वान किया जाता था और दूसरे दिन जड़ें उखाड़ के लाई जाती थी। वैसे ही अमावस्या, दीपावली के अमावस्या के बाद एकादशी में पत्तों वाली औषधियों को तोड़ने के लिए आह्वान किया जाता था और एकादशी के बाद पत्तें ली जाती थी, क्योंकि आयुर्वेद की इस परंपरा में उस जीवनी शक्ति को ध्यान में रखा गया था कि कब जीवनी शक्ति किस भाग में होगा। पेड़ पौधों पे चंद्रमा के साथ साथ सूर्य की किरणों का भी प्रभाव होता है। रविवार के दिन सूर्य की पहली किरण पड़ते ही तुलसी, जो सब कुछ सबको पॉजिटिव करती है, स्वयं ही उस दिन निगेटिव व्यवहार करने लगती है, ऊर्जा सोखने लगती है। इसलिए रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना और निषेध माना गया है, वर्जित कहा गया है। ऐसे ही रविवार के दिन तिल का तेल, लाल रंग की साग, लाल रंग वाली मसूर की दाल, कांसा और पीतल का उपयोग करना वर्जित माना गया है। स्त्री सहवास भी वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन पवित्र खेजड़ी का पेड़
को छूना वर्जित माना गया है, क्योंकि उस दिन खेजड़ी का पेड़ भी जो है ऊर्जा अवशोषण की प्रक्रिया में बदल जाता है, उस दिन वह निगेटिव हो जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ों की वर्जनाएं हमारे प्राचीन ग्रंथों में दी गई है। इन सब परंपराओं को समझना पड़ेगा और इसके आधार पर हमें जीवन जीना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। इन सब बातों को टीसीबीटी कृषि पंचांग में बताया गया है। आप सब इस माघ माह से ही टीसीबीटी कृषि पंचांग खरीदें। मेरे वेबसाइट पर जाएं या मेरी जो दुकान है, ऑनलाइन दुकान टीसीबीटी सोल दुकान, इसको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस पे जाकर यह कृषि पंचांग बुलवाएं और इस पंचांग के आधार पर जीवन जिएं, व्रत त्यौहार मनाएं और इसके साथ साथ खेती की बुआई के नक्षत्र को देखें और नक्षत्र अनुसार बुआई करें। आप सबको अच्छी फसल होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने पूरे गौर से मेरा यह वीडियो देखा, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों, ताराचंद बेलजी तकनीकी का यह तीसरे वर्ष का कृषि पंचांग इस वर्ष मैं आपको माघ माह से ही समर्पित करने जा रहा हूं। भारतीय जो कृषि है वह भारतीय काल गणना के अनुसार से ही बनाई गई थी, किस तिथि में क्या बोना और क्या खाना। इस आधार पर हमारी पूरी जीवन शैली थी और इस आधार पर हमारे पूरे जो है ब्रह्मांड की काल गणना की इकाई भी नापी जाती थी। तो किसान भाइयों, ये जो समय है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इस समय के साथ यात्रा करना बहुत जरूरी है। ये जो समय है ये ऊर्जा की ही यात्रा है कि ऊर्जा जो यात्रा कर रही है, जो महाकाल से शुरू होती, काल में आती, फिर पंच महाभूत बनाने के साथ जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाती है, वो जो है ये त्रिश रेणु, रेणु, रेणु से अणु, अणु से जीवाणु और ये जो पूरी प्रकृति बनती है, ये सब समय की यात्रा है। और ये जो है फिर से वापस काल में जाती है और फिर महाकाल में समा के और फिर जो है फिर ये यात्रा चलती रहती है। ये तो खैर बड़ा विषय है, पर ये पक्का मानिए समय जो है यही जीवन यात्रा है, ऊर्जा की जीवन यात्रा है और ऊर्जा के आधार पर जीवन जीना, यह ताराचंद बेलजी तकनीक की विशेषता है कि ऊर्जा के आधार पर जीवन जीना, ऊर्जा के आधार पर व्रत त्यौहार मनाना। तो ये जो है इसको समय के आधार पर बांटा गया और कितना सरलता से बांटा गया मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि हमारे यहां परमाणु से अणु, फिर जो है अणु से त्रिशणु, फिर त्रुटि, वेद, लव, निमेष, ये जब जो है ये समय की जो है काल गणना की जो है छोटी छोटी इकाइयां हैं। हम अभी तक क्षण को जानते हैं, एक क्षण के पहले देखो कितने सारी जो है अलग अलग उनकी जो है इकाइयां हैं और केवल अभी हम क्षण को जानते हैं। क्षण के बाद हम जो है मुहूर्त को जानते हैं, इसको और इसको जानते हैं, जबकि उसके बीच में कितनी गणनाएं हैं। उसके बाद हम जो है प्रहर को जानते हैं, ठीक है, और 4 प्रहर का बाद 1 दिन। और ये जो है केवल इतना, ये तो केवल दिन तक था। फिर उसके बाद जो है 1 दिन रात का होरात्र, फिर 15 दिन का 1 पक्ष और 2 पक्ष का 1 मास। ये पक्ष जो अमावस्या, पूर्णिमा और मास, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और फिर जो है इसके अलावा हमारे जो है ऋषियों ने इसके आगे तक गए और वर्ष और फिर कलयुग, फिर द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये पूरी जो है काल गणना थी। कल्प और मनवंतर, ब्रह्मा जी का 1 दिन, फिर ब्रह्मा जी का 100 दिन तो एक विष्णु जी का, फिर विष्णु जी का 1000 दिन तो रुद्र का 1 दिन। ये हमारे यहाँ पर जो नववर्ष है वो बिल्कुल जो है प्रकृति के ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है, प्रकृति के जीवन विज्ञान पर आधारित है। और इसी ऊर्जा विज्ञान, जीवन विज्ञान के आधार पर हमारे पूर्वजों ने ना केवल कृषि करना सिखाया, इसके अलावा जीवन भी कौन कौन से व्रत त्यौहार बनाना। और इतना ही नहीं,
जैसे हमारे यहाँ जो महापुरुष हैं और जो देवी देवता हैं, उनके जो है निश्चित नक्षत्र पर उनकी जयंती मनाना, जैसे रामनवमी राम जी की जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण की जन्माष्टमी उसी तिथि पर हर साल पड़ेगी। तो तिथियों पर ये मतलब जन्मदिन हमने मनाना शुरू किया जो उसी नक्षत्र पर आता है, उसी जो है ऋतु पर आता है। यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर पर बनाएं तो हर जो है 12-13 साल बाद हमारी ऋतु बदलनी शुरू हो जाएगी और 150-200 बाद तो जो है पूरा ऋतु ही चेंज हो जाएगा। ग्रीष्म का जो है ठंड में आने लगेगा, ठंड का जो है और जो है बरसात में आने लगेगा, फिर ऋतु चेंज हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ नक्षत्र पर आधारित जन्मदिन मनाने की परंपरा थी, नक्षत्र और तिथि पर। ये जो है ये स्थिर रहती है और अंग्रेजी कैलेंडर का स्थिर नहीं रहता। खैर मैं बात अंग्रेजी कैलेंडर का नहीं कर रहा हूं, मैं तो भारतीय पंचांग की बात कर रहा हूं। अब भारतीय पंचांग में हमने कृषि पंचांग क्यों निकाला? क्योंकि जो है हमारे जीवन का मूल है वनस्पति, क्योंकि हम खेती करते हैं, फसल हमें कब बोना, फिर फसल कब काटना, ये सब जो है ये वनस्पति के जीवन विज्ञान पर है। हमारा जीवन वनस्पतियों पर टिका है और वनस्पतियों का जीवन चंद्रमा पर टिका है। चंद्रमा की कलाएं तय करती है बीज कब उगेगा। जैसे क्या होता है, हस्त नक्षत्र आता है ना तो सरसों अपने आप उग जाता है, नहीं तो सरसों को कितना ही खाद पानी डालो नहीं उगेगा, हस्त नक्षत्र में उगता है सरसों। ऐसे ही सब बीजों के नक्षत्र तय हैं, वो अपने नक्षत्र पर उगते हैं। और मेरे गुरुजी तो कहते थे अगर बीज नक्षत्र पर उगेगा तो उसको कुछ जो है पानी भी अपने आप मिल जाएगा, प्रकृति उसके लिए वर्षा भी करती है। नक्षत्र पर बोओगे तो कोई बीमारी नहीं आती। तो इसलिए बायोडायनेमिक जो कैलेंडर है, इस पंचांग में हर महीने हम किस तिथि में कौन सी फसल बोना, हर महीने के नीचे लिखा होता है। चैत्र बैसाख आषाढ़ सावन, हर महीने के नीचे कौन सा बीज बोना है ये हम इसमें रखते हैं। चंद्रमा वनस्पतियों का देवता है। चंद्रमा के आधार पर मनुष्य का जीवन जीने का पूरा एक जो है क्रमबद्ध जो है इकाइयां बनाई गई और जो ब्रह्मांड का जीवन है वो सूर्य पर बनाया गया। ब्रह्मांड का जीवन किस पे? सूर्य पर बनाया गया कि ये ब्रह्मांड का जो जीवन है वो सौर गणना पर, तो सौर गणना भी हमारा बड़ा सटीक है। उत्तरायण और दक्षिणायन हर 12 वर्ष में कुंभ निश्चित तिथि पर आता है। तो ये जो है हमने सौर गणना का भी बहुत सटीक विश्लेषण किया, पूरा ब्रह्मांड का जीवन निकाला और कलयुग फिर द्वापर जो है त्रेता और सतयुग की पूरा समय निकाला और फिर जो है ब्रह्मा जी का एक दिन बराबर कितना वर्ष होता है वो पूरी गणना मैंने पहले आपको बताई है। तो ये जो है सूर्य के आधार पर ब्रह्मांड का जीवन और चंद्रमा के आधार पर मनुष्य का जीवन की गणना हमारे पूर्वजों ने की है। ये दोनों गणना के आधार पर, वैसे हमने इसमें चंद्र गणना के आधार पर सारा महीना बनाया है और उसके आधार पर क्या फसल लगाना, कैसे फसल लगाना, इस पर ही हमारा ये आधारित है। ठीक है। फिर जीवन पर भी है, तिथि तय करता है किस माह क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ना। जैसे क्या है, जेठे पंत अषाढ़े बेल, सावन सागना भादो मही, मरियो नहीं तो परियो सही। यानी हर महीने की तय है कि किस महीने क्या नहीं खाना। हमने इस कैलेंडर में तिथियों पर ही दिया है कि किस महीने क्या नहीं खाना है, फिर किस तिथि पर भी क्या नहीं खाना है। फिर एकम आया तो क्या नहीं खाना, कुष्मांडा यानी कुमड़ा नहीं खाना, द्वितीया में परवल नहीं खाना, बेल, षष्ठी में नीम नहीं खाना, सप्तमी में ताड़ नहीं, अष्टमी में नारियल नहीं, नवमी में लौकी नहीं खाना, दसवीं में कलम्बी, एकादशी में चावल नहीं खाना। अब एकादशी आते ही चावल निगेटिव हो जाता है, हमें नहीं पता एकादशी है, चावल को पता है। और चावल से पोहा बना दोगे तो पोहा को भी पता रहेगा, लाई बना दोगे तो लाई को भी पता रहेगा, मुरमुरा, ये सब निगेटिव हो जाते हैं। तो ये तिथियों के आधार पर ये सब चीजें निगेटिव हो जाती है। उस दिन मुख में रखते ही सारी ताकत घट जाएगी। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी ताकत घटे? तो किस तिथि में क्या निगेटिव होता है, हमारे पूर्वजों ने ना केवल देख लिया था, परीक्षण कर लिया था, इसलिए मुहावरे गढ़ दिए
कि जो है जेठे पंत आषाढ़े बेल सावन साग न माधो भादो मही कुंवार करेला कार्तिक दही, ये सब बता दिए। इसके अलावा और क्या बताया कि एकम में क्या नहीं खाना, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थी, पंचमी में, षष्ठी, सप्तमी, ये पूरा बताया। इतना ही नहीं, रविवार होते ही कांसा पीतल निगेटिव हो जाता है। ठीक है, जो तुलसी जो है सबको पॉजिटिव करती है, रविवार की सूर्य किरण पड़ते ही वो निगेटिव हो जाती है। तो अभी इस कैलेंडर में हमने किस दिन पर, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार में कौन से दिन क्या निगेटिव हो जाता है वो भी दिनवार हमने इसमें बता दिया है। तो ना केवल कृषि, जीवन शैली भी हमने स्पष्ट बता दी है, जीवन शैली में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, अभी मैं कृषि पर आपसे बात करता हूं, है ना। कृषि में किस माह क्या बोना है, क्या खाद बनाना है, सब नीचे लिखा है। कौन कौन सी कटिंग करना है ये नीचे लिखा है। इसके अलावा इस कैलेंडर में 60 किसानों की सक्सेस स्टोरी, 5 किसानों की सक्सेस स्टोरी है और 60 किसानों की फसल के साथ उनकी फोटो है, उनका नाम है, मोबाइल नंबर है, किस राज्य से वो लिखा हुआ है। आप इन संबंधित किसानों को फोन करके उस फसल की पैकेज आप प्रैक्टिस पूछ सकते हैं कि ताराचंद बेलजी तकनीक में आप क्या क्या कर रहे हो। और वो सब किसान जो हैं स्वयं सेवी हैं। ठीक है, अपने अंतः प्रेरणा से आप सबको उनको फोन करोगे तो आपको बताएंगे, वो अंतः प्रेरणा, स्वयं प्रेरणा से वो बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने ऐसे ही किसानों का नाम नंबर इसमें डाला हुआ है। इसमें सब ये जो है पीछे आप देखोगे तो सब किसानों के ऐसे कैलेंडर के साथ हर महीने किसानों के नाम और नंबर हैं इसमें। ऐसे आप देखते जाओगे तो ऐसे किसानों के नाम नंबर इसमें हैं, है ना, उनके फसल के साथ। पंच महाभूत कृषि का पूरा विवेचन है। ये पहला साल है कि इसमें पंच महाभूत क्या है, उनकी जो है क्या प्रकृति है, उनकी फसलों में उनकी जो है कमी की पहचान क्या है ना, और उसका निदान क्या करेंगे। ये पंच महाभूत कृषि की पूरी व्याख्या इस कैलेंडर में है। यानी कैलेंडर पढ़ के पंच महाभूतों का सारा लक्षण और निदान समझ सकते हैं। इसके अलावा और क्या है इसमें, भूमि उपचार है। टीसीबीटी पद्धति में भूमि उपचार करके मिट्टी मक्खन जैसे मुलायम आप कैसे बनाएंगे, मिट्टी को शुद्ध कैसे करेंगे, सजीव कैसे करेंगे और पंच महाभूतों को शक्तिशाली कैसे करेंगे, इसमें उसका वर्णन है।